बिहार दरोगा का पहला क्वेश्चन होगा आपका, पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 से, है ना? हाँ, बताएंगे पहला का। पहला क्या कह रहा है? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था आपका? अफगान और किन के बीच हुआ था? मराठा के बीच। बताएंगे पानीपत का युद्ध हुआ कब था आपका? तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। तो आपका प्रथम तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। वहीं आपका पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। दूसरा युद्ध कब हुआ था आपका? 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556। तो हम लोग देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहला 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। दूसरा कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। और तीसरा कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। अब चलेंगे कुछ कुछ और देख लेते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? अफगान के बारे में। तो अफगान का 3 युद्ध लड़ा गया था। अफगान के अगर 3 युद्ध की चर्चा करेंगे तो अफगान का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था आपका? 1739 से। कब लड़ा गया था? सॉरी सॉरी, 1839 से। कब लड़ा गया था? 42। तो अफगान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42। वहीं दूसरा अफगान युद्ध की बात करें तो यह कब लड़ा गया था आपका? 1878 से लेकर 80 के बीच में लड़ा गया था। वहीं आपका तीसरा 1919 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1919। तो अफगान का 3 युद्ध हुआ था। एक हुआ था पहला 1839 से 42, दूसरा कब हुआ था? 1878 से 80, और तीसरा अफगान कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। वहीं बात करेंगे दूसरा ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है? सिख के बारे में दिया है। सिख युद्ध के अगले सिख युद्ध की बात करेंगे तो अगले सिख युद्ध आपका पहला कब हुआ था? 1845 से 46। प्रथम अगला प्रथम आपका अगले सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1845 से 46। वहीं दूसरा आपका सिख युद्ध की बात करें तो यह कब लड़ा गया था? 1848 से 49 में। कब लड़ा गया था? 1848 से 49। तो हम लोग क्या क्या देखे? पहला आपका अफगान दिया था तो आगल अफगान, ये सभी आपका आगल अफगान में लगेगा। तो आगल अफगान युद्ध पहला कब लड़ा गया? 1839 से 42। दूसरा कब हुआ? 1878 से 80। तीसरा कब लड़ा गया? 1919 में। वहीं सिख की बात करें तो पहला सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46। और दूसरा कब हुआ था? 1848 से 49 में लड़ा गया था। एक यहाँ पे देखेंगे मराठा का भी चर्चा किया गया, तो मराठा के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बताएंगे। मराठा का 3 युद्ध हम लोग पढ़े थे। मराठा का अगर प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो आग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था आपको? 1775 से 82 की। प्रथम आग्लमेश्वर युद्ध कब लड़ा गया था? 1775 से 82। इसी 82 में कौन सी संधि हुई थी? सालवाई की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सालवाई। तो प्रथम आग्लमेश्वर आपका आग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1775 से 82। दूसरा 1803 से क्या था? 5। दूसरा 1803 से क्या था? 5। तो दूसरा आग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1803 से 5। और तीसरा बात करेंगे तो कब लड़ा गया था आपका? 1817 से 19। कब लड़ा गया था? 1817 से 19। एक बार चलिए आप लोग पुनः बताएंगे, हम लोग अभी जो जो पढ़े हैं तो बताएंगे एक बार पुनः। हम लोग देखिए पानीपत के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। तो आपका 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। दूसरा कब हुआ था आपका? 5 नवंबर, 5 नवंबर कब हुआ था आपका? 1556 में। दूसरा आपका हुआ था पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को। वहीं तीसरा युद्ध कब हुआ था आपका? 14 जनवरी, 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761। तो पानीपत का 3 युद्ध, एक हुआ था 21 अप्रैल 1526, दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556। तीसरा कब हुआ था? 1761 में। 14 जनवरी 1761। उसके बाद कुछ देर में अभी अफगान के बारे में हम लोग पढ़े थे। अफगान का 3 युद्ध देखे थे। आगल अफगान युद्ध। तो आगल अफगान युद्ध आपका जो देखे थे हम लोग, आगल अफगान युद्ध पहला कब लड़ा गया था आपका? प्रथम 1839 से 42। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42। दूसरा क्या देखे थे हम लोग?
1878 से 80, दूसरा हुआ था 1878 से 80, तीसरा कब हुआ था आपका 1919 में, तीसरा कब हुआ था 1919। तो अफगान युद्ध 3 लड़ा गया था 1839 से 42, दूसरा हो गया 1878 से 80, तीसरा कौन हो गया 1919। उसके बाद अभी हम लोग सिख के बारे में देखे थे, सिख का 2 युद्ध देखे थे। पहला कब लड़ा गया था ये आपका 1845 से 46, कब लड़ा गया था 1845 से 46। वहीं दूसरा आपको 1848 से 49 में, 1848 से 49। वहीं बात किए थे हम लोग मराठा के बारे में, तो मराठा का 3 युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा था आपका, पहला कब लड़ा गया था आपको 1775 से 82, 1775 से 82 लड़ा गया था। दूसरा कब हुआ था आपका 1803 से 5, दूसरा हुआ था 1803 से 5। तीसरा आपका मराठा युद्ध कब हुआ था 1817 से 19, तीसरा आपका कब हुआ था 1817 से 19। तो आपका सभी युद्ध हो गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने कौन सी चार्टरेट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, कौन सा हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम, कौन सा हो जाएगा 1833। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। 1833 की चार्टर एक्ट के तहत किसको पहली बार आपका भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसको बनाया जाता, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता। तो देख लेंगे थोड़ा सा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अगर शासनकाल पूछा जाए तो कब हो जाएगा 1828 से 35, कब हो जाएगा 1828 से 35। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35 है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सा एक्ट के तहत बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसी में देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था। 1829 में इन्होंने कौन सी प्रथा को समाप्त किया था, सती प्रथा। सती प्रथा को कब समाप्त किया था 1829 में, किसके सहयोग से किया था, राजा राम मोहन राय। किसके सहयोग से किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या था। तो सती प्रथा का अंत 1827 में 1829 में क्या था। इसमें सती प्रथा के लिए कौन सी धारा लाया गया था आपका, धारा कौन सा था, धारा 17 था। तो सती प्रथा में धारा कौन सा था 17। इसी के शासन काल में 1830 में बात करेंगे तो ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया था 1830। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया था। इसी के समय में देखेंगे मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में आपका प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। कब किया गया था 1834। किसके अध्यक्षता में किया गया था, मैकाले। तो मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था 1834 में किया गया था। किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था। कुछ कुछ और एक्ट दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या चीज का प्रावधान किया गया था आपका, इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च करने का प्रावधान था 1 लाख। तो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दूसरा इसमें यह व्यवस्था रखा गया था कि कुछ व्यापारिक अधिकार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया था। बताएंगे वह कौन सा था, चाय एवं चीन के साथ, चाय एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार को क्या रखा गया था, चीन एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार को, चीन एवं पूर्वी देश के साथ क्या रखा गया था, चाय के व्यापार को। इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितना वर्ष के लिए बढ़ा गया था, 20 वर्ष। बाकी सारे व्यापारिक अधिकार को क्या कर लिया था, छीन लिया गया था। इसी के 1813 में देखेंगे तो पादरियों को आने की अनुमति भारत में नहीं था। पादरियों को आने की अनुमति 1813 से पहले भारत में नहीं था, लेकिन इसको अनुमति कब दिया जाता है 1813। तो 1813 के अधिनियम में हम लोग क्या क्या देखें, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दूसरा क्या था, चीन, आपका चीन एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार को कितना वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष। बाकी सारे व्यापारिक अधिकार को क्या है, छीन लिया गया। उसके बाद क्या आता आपका पादरियों को आने की अनुमति पहले नहीं था, लेकिन पादरियों की अनुमति आने का कब दिया जाता, 1813 के चार्टर अधिनियम में। उसके बाद अगला चार्टर अधिनियम देखेंगे हम लोग। उसके बाद कौन आता, 1833 के बारे में देख लिया। 1833 में और क्या था आपका,
इसमें सारे व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया। सारे व्यापारिक अधिकार को किसमें छीना गया था? 1833 के चार्टर। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि आपका सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। अगर पूछा जाए कि आपका अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853। 1853 के बाद क्या आने लगा था? भारत शासन अधिनियम। तो 1853 तक आपका क्या चला था? चार्टर एक्ट चला था। उसके बाद क्या आने लगा था? भारत शासन अधिनियम। जैसे कि देखेंगे 1858 का क्या था? भारत शासन अधिनियम। तो अंतिम चार्टर एक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? 1853 का चार्टर अधिनियम। इसी के तहत आपका प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया जाता है। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो इसके तहत क्या किया गया था? आपका कलकत्ता में आपका उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था कौन से एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के। लेकिन बना कब था? आपका 1774 में। कब स्थापित हुआ था? 1774 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। आपका जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात किया जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर स्वामी क्या नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें। अगर महावीर स्वामी की जन्म की बात किया जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कब मृत्यु हुआ था? 468। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? आपका कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पे हुआ था? वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता? आपका वैशाली। तो आपका महावीर स्वामी का जन्म कहाँ होता? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की माता जी का नाम क्या था? त्रिशाला। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशाला। पिताजी का नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो पिताजी का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। तो हम लोग क्या देखें? जैन धर्म के संस्थापक किनको माना जाता? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक है तो कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी क्या नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 में। मृत्यु कब होता है? 468। अगर यहां से आपको पूछा जाए एनसीईआरटी के अनुसार आपका महावीर स्वामी का जन्म क्या लिया जाता? 527। क्या लिया जाता? 527, सॉरी 599। मृत्यु हो जाएगा 527। मृत्यु कब हो जाएगा? 527। तो जन्म 599 माना जाता है, मृत्यु कब माना था? 527। जन्म महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माताजी का नाम क्या था? त्रिशाला। और कुछ देंगे यहाँ पे देखेंगे आपका महावीर, आपका बुद्ध के बारे में दिया गया। तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता? गौतम बुद्ध को कहा जाता। गौतम बुद्ध को अगर जन्म पूछा जाए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता? 563 ईसा पूर्व में होता है। तो यहाँ पे देख लिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपका कौन हो गया? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 30वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। चलेंगे 5वां नंबर पे। 5वां कह रहा है कि इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया था जी? 1333 में। कब आता आपका? 1333। इब्न बतूता कब आते? 1333 में। तो इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कहाँ से आए थे? मोरक्को। इब्न बतूता आपका मोरक्को से आते या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था? पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कहाँ का काजी नियुक्त किया था? कहाँ का था? क्या? दिल्ली का। कहाँ का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किनको? इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रहेला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रहेला। तो इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से आते मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उसने कौन सा पुस्तक की रचना किया था? रहेला। मतलब यहाँ पे क्या आपका सारा ऑप्शन क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। करा निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था? किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? आपका 1 नवंबर 1913 में। 1 नवंबर
1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब होता है? 1 नवंबर 1913 में हुआ था। इसी में आपका पहला पत्रिका जो छपा था 1 नवंबर 1913 हुआ किसमें था? उर्दू में। किसमें छपा था? उर्दू में। तो गदर पत्रिका जो आपका पहला छपका आया था किसमें आया था? उर्दू में। और दूसरा पत्रिका जो आपका दिसंबर में छपा था वो किसमें आया था? गुरुमुखी लिपि में। किसमें आया था? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि में कब आया था? आपका दिसंबर 1913 में। उर्दू में पहला। और इसी के पहला पृष्ठ पर क्या छपता था? आपका अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। क्या छपता था? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा था आपका? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो किन्होंने किया था? आपका महात्मा गांधी। तो लाला हरदयाल को देख लिया। अब आता है सुभाष चंद्र बोस की बात। सुभाष चंद्र बोस ने क्या चीज की स्थापना किया था? आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? आपका 1939। चलिए ये तो आप लोग पिछले डिस्कशन में देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी नारा दिया था? तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आपका जर्मनी भी गए थे, वहां पे कई पार्टी का भी गठन किया था। अगर एनी बेसेंट की बात किया जाए तो एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना कब किया था? आपका सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में। कब क्या था? सितंबर 1916 में क्या था? कहां पे क्या था? अडियार में। कहां पे क्या था इन्होंने? अडियार। तो होम रूल आपका एनी बेसेंट की बात करें तो सितंबर 1916 में अडियार में क्या था? इसी को देखा जाए तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। इन्होंने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? एनी बेसेंट। उसके बाद भारतीय अगर महिला की बात किया जाए तो कौन आता? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कौन सा किया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। कौन सा किया था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता 1816 में सुगौली की संधि। 1816 में सुगौली की संधि की बात करें तो हम लोग देखे थे आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था? आपका 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था? आपका आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था 1814 से 16 में। कब लड़ा गया था? 1814 से 16। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में लड़ा गया था। उसी 1816 में कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुआ। यह अंग्रेज और किनके बीच हुआ था? गोरखा के बीच। किनके बीच हुआ था? गोरखा के बीच। तो 1816 में सुगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। उसी में किनके बीच समझौता हुआ था? अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931। कब होता है? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। चलेंगे एक एक करके सारा ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। आपका 1929 की चर्चा करेंगे तो लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? आपका षड्यंत्र यज्ञ कब हुआ था? आपका 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल कब हुआ था? 1929। लाहौर षड्यंत्र केस जो आपका कौन था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने आपका असेंबली हॉल में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। बटुकेश्वर दत्त और कौन था? आपका भगत सिंह। उसके बाद 1829 की बात किया जाए तो लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन भी कब हुआ था? 1929। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या चीज का मांग किया था? आपका पूर्ण स्वराज। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या चीज हुआ था? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा अधिवेशन में किया जाता? 1929 के लाहौर अधिवेशन। लाहौर षड्यंत्र भी कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। वहीं बात करेंगे हम लोग देखेंगे आपका आ रहा 1930 के बारे में। अगर 1930 की बात किया जाए तो आपका इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता? 12 नवंबर 1930। नमक सत्याग्रह की बात करेंगे तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? आपका सत्याग्रह की बात करेंगे या 12 मार्च 1930 से शुरू होता? 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। तो आपका नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930। इसी में नमक सत्याग्रह को जब समाप्त किया गया तो उसमें क्या था? सविनय।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब समाप्त शुरुआत होता है? 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे? 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को आपका लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1930 की बात करेंगे तो इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता? 12 नवंबर 1930। दूसरा आपका नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह के समाप्ति के बाद 6 अप्रैल 1930 को क्या चीज चालू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। उसके बाद आता 1931 की चर्चा करें तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। इसी में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था आपका? 7 सितंबर से लेकर आपका 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 में कौन चला था? आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वहीं बात करेंगे आपका 1932 की, तो 1932 का पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे डिटेल से। 1932 में पहला क्या देखे थे? सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कैमुअल अवार्ड कहा जाता है जी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? आपका 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 कब किया जाता? 16 अगस्त 1932। तो सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कैमुअल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपका कब हुआ था? 24 सितंबर 24 सितंबर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उसके बाद हम लोग इसी में देखे थे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को। कब होता है? 17 नवंबर 1932। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यस्थ महाजनपद की राजधानी है? मध्यस्थ, चलिए हम लोग ऑप्शन के बाद से इसको छांट लेते हैं। आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी किसका? आपका वत्स का। वत्स का राजधानी कहाँ? आपका कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहेंगे तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। वहीं ब्रिटानगर आपका विराटनगर का क्या है? मत्यस। मत्यस का क्या हो गया? विराटनगर। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। तो सुरसेन की राजधानी क्या था? मथुरा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा मत्यस्थ महाजनपद की राजधानी थी? तो कौन हो जाएगा? विराटनगर। मत्यस्थ की राजधानी कहाँ था? विराटनगर। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। कुरु की राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। सुरसेन की राजधानी क्या था? मथुरा। और मत्स्य की राजधानी कहाँ हो गया आपका? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपका किस साइड में पाया जाता है? तो यह पूर्वी भाग में। पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाला भाग में कौन सा पर्वत पाया जा रहा था? आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपका कौन सा भाग में पाया जाता? पूर्वी भाग में। कौन सा भाग में पाया जाता? पूर्वी भाग। यहाँ पे 2 सोने की खान देखे थे, हीरा का खान। कौन सा था आपका? कालगुरली। कौन सा था? कालगुरली। कालगुरली और कौन था? कुलगारली। कालगुरली और कौन सा था? कुलगारली। कालगुरली और कौन सा था? कुलगारली। तो कालगुरली और कुलगारली यह कहाँ पे पाया जाता है? ये सब खाने आपका कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। अगर ओशनिया महाद्वीप की बात करें तो क्या नंबर पे आता है आपका? 7वां महाद्वीप। क्या नंबर का महाद्वीप है? 7वां महाद्वीप है। प्यासी भूमि का देश भी किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश भी किसको कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहीं पश्चिमी भाग में कौन सा डेजर्ट देखे थे? तो विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट था? विक्टोरिया। चलेंगे आगे। क्या नंबर हुआ था अभी? 10 होगा ना? चलेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसने ठगी उन्मूलन को आपको लागू किया था? कौन था आपका ठगी उन्मूलन करने वाला? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका शासनकाल हम लोग अभी देख चुके थे, क्या था? 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासन क्या था? 1828 से 35। इन्होंने ठगी प्रथा को कब समाप्त किया था? 1930 में। कब? सॉरी 1830 में। कब क्या था? 1830 में। किसके सहयोग से क्या था आपका? कर्लन सलीमैन की सहायता से। किसके क्या था? कर्लन सलीमैन की सहायता। और इसी ने आपका सती प्रथा को समाप्त कब किया था?
1700 सती प्रथा को कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में। अब चलेंगे यहाँ पे सारा गवर्नर जनरल को देख लेंगे। पहला आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल बताएंगे क्या रहता है? 1880 से 84। क्या आपका? 1880 से 84। लॉर्ड रिपन का शासनकाल क्या? 1880 से 84। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881। इसी के समय में प्रथम नियमित जनगणना भी कराया गया था। प्रथम नियमित जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना, प्रथम नियमित जनगणना कब किया गया था? 1881। लेकिन अगर जनगणना की शुरुआत की बात करें तो जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1872। जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1872। किनके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। प्रथम जनगणना 1872 में किनके समय में था? मेयो के समय। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किनके समय में होता है? लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में क्या क्या प्रावधान था? इसमें 7 वर्ष से छोटे बच्चे काम पे नहीं रखा जाएगा। जिनका एज 7 वर्ष से छोटा रहेगा उसको नहीं रखा जाएगा काम पे। और दूसरा कंडीशन क्या था? जो 7 वर्ष से 12 वर्ष, 7 वर्ष से 12 वर्ष है उसको कितना देर काम कराया जाएगा? 9 घंटा। कितना घंटा काम कराया जाएगा? 9 घंटा। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। किसके समय में आया था? रिपन के समय। पर उसके बाद प्रथम नियमित जनगणना की बात करेंगे तो कब आया था? 1881। इसी में आपका रिपन की बात करेंगे तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया गया था? समाप्त किया गया था 1882 में। कब समाप्त किया गया था? 1882। लेकिन यह आया कब था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। कब आया था? 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो आया कब था? 1878। किसके समय में आया था? लिंटन के समय में आया था। किसके समय में आया था? लिंटन। तो लिंटन के समय में कब आया था? 1878 में आया था। इसको समाप्त किन्होंने किया था? आपका लॉर्ड रिपन ने कब किया था? 1882। चलेंगे लिंटन का अगर शासनकाल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1876 से 80। 1876 से क्या हो जाएगा? 80। तो लॉर्ड रिटन का शासनकाल क्या? 1876 से 80। रिपन का क्या देखे? 1880 से 84। 1880 से 84। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का क्या था? 1828 से 35। 1828 से 35। डलहौजी का क्या था? 1856 से 63। 1856 से क्या? सॉरी 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 1848 से क्या था? 56। 1848 से 56। चलिए दोगो का कार्यकाल हम लोग देख लिए, उसमें काम भी देख लिए, बेंटिंग का भी हो गया। डलहौजी का बात करेंगे तो बेबगत सिद्धांत, बेबगत सिद्धांत किसके समय में लाया गया था? डलहौजी के समय। बेबगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने सबसे पहले कौन से राज को हड़प लिया था? सातारा। कौन से राज को हड़प लिया था? सातारा। सातारा को कब हड़प लिया था? 1848। सातारा को कब हड़प लिया था? 1848। बात किया जाए सिक्किम को, सिक्किम को कब इन्होंने हड़प लिया था? आपको सिक्किम को हड़प लिया था 1850 में। कब हड़प लिया था? 1850। वहीं बात करेंगे अवध को कब हड़प लिया था इन्होंने? 1856 में। अवध को कब हड़प लिया था? 1856। झांसी की बात करें तो झांसी को कब हड़प लिया था? 1853 में। झांसी को कब हड़प लिया था? 1853। बेबगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंस के लिए कौन जाना जाता है? डलहौजी, जिसको आपका हड़प नीति भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले किसको हड़प लिया था? सातारा को कब? 1848 को। सिक्किम कब? 1850। अवध को 1856 या झांसी को कब? 1853। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 10 से 11। कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आपका आयोजित किया गया था। कहां पे किया गया था कनिष्क के समय? कश्मीर में। कहां पे किया गया था? जम्मू कश्मीर में। चलिए सारा बौद्ध संगति को हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला बौद्ध संगति की बात करें तो पहला बौद्ध संगति 483 में होता है। पहला बौद्ध संगति कब होता है? 483 में होता है। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। सॉरी पहले अभी लिख लेंगे कहां पे हुआ था। कहां पे हुआ था? राजगीर में। कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? महाकश्यप ने। किन्होंने किया था? महाकश्यप। इसका शासनकाल किसका चल रहा था? आपका अजात शत्रु का। किनका चल रहा था? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन वंश का है जी? हर्यक वंश का। अजात शत्रु कौन वंश का? हर्यक वंश। वहीं बात करेंगे दूसरा देखेंगे तो दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा आपका दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 383। दूसरा बौद्ध संगति 383 में कहां पे हुआ था? वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगति 383 में वैशाली में। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? साबाकामी। किन्होंने क्या था? साबाकामी। शासन किनका चल रहा था? तो कालाशोक का। किसका चल रहा था? कालाशोक। कालाशोक कौन सा शासन का था?
शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना किन्होंने किया था? शिशुनाग ने किया था। उसी का उत्तराधिकारी कौन था? कालासो। बात करेंगे आपका तीसरा बौद्ध संगति, तीसरा बौद्ध संगति आपका कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। ये सब ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ये भी आपका क्या? ईसा पूर्व। तीसरा बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? आपका पटना में। तीसरा बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगली, मोगली पुत्र तीस ने किया था। किन्होंने किया था? मोगली पुत्र तीस ने किया था। इसका शासनकाल किसका चल रहा था? आपका अशोक का। किसका शासनकाल चल रहा था? अशोक। तो तीसरा बौद्ध संगति 250 में पटना में मोगली पुत्र तीस के समय में हुआ था। अशोक के शासनकाल चल रहा था। उसके बाद चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो यह 98 ईस्वी में होता है। कब होता है? 98 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? आपका कुंडग्राम, कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे पड़ता है? आपका कश्मीर में। कहां पे पड़ता है? कश्मीर। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र। किन्होंने कर रहा था? वसुमित्र। वसुमित्र कर रहा था। शासन किसका चल रहा था? यही ने पूछा था आपका कनिष्क का। किसका शासन चल रहा था? कनिष्क का। कनिष्क कौन वंश से जुड़ा हुआ है? कुषाण वंश। तो हम लोग देखिए बौद्ध संगति, बौद्ध संगति पहला कब हुआ था? 483 में राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? महाकश्यप। शासन किनका था? अजातशत्रु। दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती, जिसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। शासन किनका चल रहा था? कालासो। तीसरा हुआ था 250 में पटना में। इसकी अध्यक्षता मौली पुत्र तीस कर रहा था। इसका शासन चल रहा था अशोक का। चौथा 98 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र। आपका इसका अध्यक्ष मतलब शासन किनका चल रहा था? कनिष्क का। अब चलेंगे आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा तीर्थंकर थे? तो पहला तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव, जिन्होंने आपकी स्थापना किया था। पहला कौन था? ऋषभदेव। दूसरा कौन हो जाएगा? अजितनाथ। दूसरा कौन था? अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। दूसरा अजितनाथ क्या क्या था? हाथी। और ऋषभदेव का क्या था? सांड। ऋषभदेव का क्या था? सांड। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा? तीसरा कौन था आपका? संभावना। तीसरा कौन था? संभावना। तीसरा कौन था? संभावना। और ये आपका सुमित नाथ जो दिया गया है, क्या नंबर का? पांचवा नंबर। क्या नंबर का है? पांचवा। तो हम लोग देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? तो कौन था आपका? संभावना। पहला हो गया ऋषभदेव, दूसरा कौन हो गया? अजितनाथ, तीसरा कौन हो गया? संभावना। और आपका जो ये आपका सुमित नाथ दिया गया, क्या नंबर का है? पांचवा नंबर के। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का है, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? कौन सा था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें बताएंगे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपका? 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। असहयोग सॉरी, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक। कब तक चला था? 1920 से लेकर 22। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो 13 मार्च 1919। कब हुआ था? 13 मार्च, सॉरी 19 मार्च, वो तो 13 अप्रैल था ना। 19 मार्च 1919। क्या हो जाएगा? 19 मार्च 1919। तो आपका 19 मार्च 1919 एक बार पुनः देखेंगे। निम्नलिखित में से 1919 में कौन सा घटना आपके वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो कौन सा था? जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आपका यह बुलाया गया था, सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था? ये आपका सतपाल किचलू और कौन था? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के लिए बुलाया गया था। यह जनसभाएं आपका जिसमें गोली चलाने का आदेश किन्होंने कर दिया था? ओडायर ने। किन्होंने किया था? ओडायर ने किया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें? खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन क्या रहा था? 1920 से 22। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। शंकर खेड़ा युद्ध यह कब लड़ा गया था आपका? 1724 में। कब लड़ा गया था? 1724। तो 11 अक्टूबर 1724 शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा था? 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा जाता है। एक खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध की बात करें तो खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था आपका? 1707 में। और पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728।
अब आता आपका अगला कौन है, भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी पे के बारे में आपका क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे, यह क्वेश्चन नंबर कितना आपका 15। तो प्रायद्वीपीय भारत को सबसे लंबी नदी कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अगर गोदावरी की लंबाई की बात किया जाए तो गोदावरी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 1465। गोदावरी आपकी पूर्वी साइड में बहने वाली नदी है या पश्चिमी साइड में बहने वाली है? चलिए एक बार देख लेते हैं, कई दिन से छूटा हुआ है, उसको रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा ना, आपको याद ज्यादा रहेगा। देखेंगे टोटल नदी को हम लोग देख लेते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों का बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले पश्चिमी देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा नदी पड़ी थी हम लोग, लूनी नदी। पहला कौन सा था, लूनी। लूनी के बाद आपका कौन था, साबरमती। साबरमती कौन था, साबरमती। साबरमती के बाद माही। साबरमती के बाद कौन सा था, माही। माही के बाद आपका कौन था, आपका नर्मदा। माही के बाद कौन सा था, नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन सा था, ताप्ती। नर्मदा के बाद कौन था, ताप्ती। ताप्ती के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ताप्ती के बाद आपका था मांडवी। कौन सा था, मांडवी। मांडवी के बाद क्या आएगा, जुआरी। मांडवी के बाद कौन आएगा, जुआरी। जुआरी के बाद हम लोग देखे थे शरावती। कौन सा था, शरावती। कौन सा था, शरावती। शरावती के बाद कौन सा था आपका, गंगावेली। कौन सा था, गंगावेली। उसके बाद इधर लिख देते हैं आपका, गंगावेली के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, गंगावेली के बाद आपका पेरियार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेरियार। गंगावेली के बाद कौन सा था, पेरियार। पेरियार के बाद भरत पूजा। कौन सा था, भरत पूजा। कौन सा था, भरत पूजा। भरत पूजा के बाद कौन था, पंबा। कौन सा था, पंबा। चलेंगे, ये आपका कौन सा था, पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां। तो पश्चिमी घाट की नदी को बहने वाले क्रम वाइज हम लोग देखे तो लूनी सबसे पहले कौन हो गया, लूनी। लूनी के बाद कौन हो गया, साबरमती। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। मांडवी, ज्वारी, शरावती। मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरत पूजा और पंबा। अब हम लोग देख लेते हैं आपका कहां कहां से निकल रहा है, उसके बाद हम लोग पूर्वी घाट पे चलेंगे। तो आपका लूनी की बात करें तो लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से। लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली। तो अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। साबरमती की बात करें तो यह मेवाड़ से, राजस्थान के कौन से जगह से निकलता है, मेवाड़। तो लूनी नदी अरावली से निकलती है। शरावती नदी कहां से निकलती है, मेवाड़। माही नदी की बात करें तो यह विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। माही नदी कहां से निकलती है, विंध्याचल। जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटने का काम कौन करता है, आपका माही नदी। तो विंध्याचल के पठार से कौन सी नदी निकलता है, आपका माही नदी। तो विंध्याचल के पठार से माही नदी निकलती है। नर्मदा की बात करें तो यह कहां से आती है, अमरकंटक से। कहां से आती है, अमरकंटक। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, आपका धूपगढ़ की चोटी से। कहां से निकलती है, धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ की चोटी से कौन निकलती है, ताप्ती नदी। और मांडवी और जुआरी नदी, है दोनों कहां की नदी है, गोवा की। मांडवी और जुआरी नदी कहां की महत्वपूर्ण नदी है, गोवा की नदी है, जिसकी राजधानी पणजी आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, मांडवी नदी। किसके बाद, नांडे। तो उसके बाद आता है तो दो, मांडवी और जुआरी कहां देखे, गोवा में। शरावती नदी, शरावती और गंगावेली कहां पे पाई जाती है, कर्नाटक। शरावती और आपका गंगावेली कहां पे पाई जाती है, कर्नाटक। आप पेरियार, भरत पूजा और पंबा कहां पे पाई जाती है, केरल में। भरत पूजा, पेरियार, भरत पूजा और पंबा कहां हो गया, केरल। याद हो गया। हम लोग क्या क्या देखे तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। पहला हो गया लूनी, दूसरा साबरमती, तीसरा माही, चौथा कौन था, नर्मदा, पांचवा ताप्ती, छठा मांडवी, सातवां जुआरी, आठवां शरावती, आठवां गंगावेली, नौवां गंगावेली, 10वां पेरियार, 11वां कौन हो गया, भरत पूजा, 12वां कौन हो गया, पंबा। तो हम लोग देखें लूनी नदी अरावली से निकलती है। शरावती नदी राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है। माही नदी आपकी विंध्याचल की पहाड़ी से आती है। नर्मदा अमरकंटक की चोटी से आती है। ताप्ती कहां से आती है, धूपगढ़ चोटी से। और उसके बाद मांडवी और ज्वारी कहां का है, गोवा का। शरावती और गंगावेली कहां का है, कर्नाटक है। पंबा उसके बाद पेरियार, भरत पूजा और पंबा कहां का था, आपका केरल का। अब चलेंगे हम लोग देख लेंगे पूर्वी घाट में बहने वाली नदी। पूर्वी घाट की बहने वाली तो देखेंगे यहां दो नदी कौन देखे थे, दामोदर। दामोदर और कौन सा था, दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर स्वर्णरेखा के बाद आता ब्राह्मणी नदी। कौन सी आती है, ब्राह्मणी। दामोदर स्वर्णरेखा और कौन आता, ब्राह्मणी। उसके बाद करेंगे दामोदर स्वर्णरेखा आता आपका महानदी। कौन सी आती है, महानदी। महानदी जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और कौन हो गया, महानदी। उसके बाद बात करेंगे महानदी के बाद आपका कौन हो जाएगा, गोदावरी। महानदी के बाद गोदावरी। गोदावरी के बाद आपका आ जाएगा कृष्णा। गोदावरी के बाद कौन हो जाएगा, कृष्णा। गोदावरी के बाद कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा की बात करेंगे तो पेन्नार। कौन सा हो जाएगा, पेन्नार। पेन्नार के बाद आपका कौन हो जाता है, कावेरी। पेन्नार के बाद कौन हो जाता है, कावेरी। कावेरी के बाद आपका देखेंगे तो कावेरी के बाद कौन आ जाएगा, आपका बेगई, सॉरी
बेगई कौन सी नदी आता? बेगई। बेगई के बाद करेंगे आपका ताम्रपर्णी। बेगई के बाद कौन आता? ताम्रपर्णी। तो ताम्रपर्णी नदी। तो हम लोग देखेंगे, सॉरी इस पे जाए। तो देखिए कौन कौन देखिए हम लोग। पहला हो गया दामोदर। दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, और कौन हो गया? ताम्रपर्णी। चलिए अब देख लेते हैं यह सब कहां से निकलती है। अब दामोदर की बात करें, दामोदर स्वर्णरेखा नदी दोनों कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कहां से आती है? छोटा नागपुर के पठार से। दो दामोदर और आपका स्वर्णरेखा नदी कहां से आती है? छोटा नागपुर के पठार से। ब्राह्मणी नदी की बात किया जाए तो यह रांची की पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? रांची की पठार से। तो रांची की पठार से कौन नदी निकलती है? आपका ब्राह्मणी नदी। उसके बाद बात करेंगे महानदी। महानदी कहां से आती है? आपका सीवा। सीवा कहां पे पड़ता? छत्तीसगढ़। तो सीवा छत्तीसगढ़ से कौन आता? महानदी। महानदी कहां आता? सीवा छत्तीसगढ़। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कहां से आती है? नासिक के त्र्यंबक गांव से। त्र्यंबक गांव से, नासिक के त्र्यंबक गांव से आपका कौन आता? गोदावरी। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? आपका महाबलेश्वर की चोटी से। महाबलेश्वर की चोटी कहां पे पाए जाते हैं? महाबलेश्वर की चोटी से। कहां से आती है? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की चोटी से कौन आती है? कृष्णा नदी। पेन्नार की बात करें तो पेन्नार आपका कहां से आती है? पेन्नार आता आपका कोलार खान से। कहां से आती है? कोलार खान। कोलार खान कहां पे पड़ता है? कर्नाटक। कोलार खान कहां पे? आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। उसके बाद बेगई आपका कहां से आ रहा था? अगस्त, सॉरी, बेगई नदी आपका वर्सांडू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी था? वर्सांडू। तो बेगई नदी आपका वर्सांडू। वर्सांडू की पहाड़ी से कौन आता? बेगई नदी। वर्सांडू। तो वर्सांडू की पहाड़ी से कौन आता? बेगई नदी। त्रमपर्णी की बात करें तो त्रमपर्णी नदी आपका कहां से निकलती है? अगस्त मलाई चोटी से। कहां से आती है? अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई चोटी से कौन आता? आपका ताम्रपर्णी। एक बार पुनः देखेंगे, दामोदर स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? रांची की पठार से। महानदी कहां से आता? सीवा। महानदी कहां से आती है? सीवा से। गोदावरी नदी कहां से निकल रही थी? आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया क्या? दामोदर स्वर्ण रेखा हो गया छोटा नागपुर के पटा। ब्राह्मणी कहां से हो गया? रांची के पटा। महानदी कहां से हो गया? आपका सीबा से। महानदी कहां हो गया? सीबा से। और गोदावरी कहां से आता? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से आती है। महाबलेश्वर की चोटी कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में। पेन्नार की बात करेंगे तो पेन्नार कहां से आती है? कोलार खान से। कावेरी नदी, कावेरी नदी कहां से निकलती है? आपका, सॉरी, पेन्नार आपका कोलार, नहीं जी, यह आपका आता ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी कहां से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कृष्णा था महाबलेश्वर। कृष्णा कहां से? महाबलेश्वर। और कावेरी कहां से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अब ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पे पाता? कर्नाटक राज्य में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पे पाया था? कर्नाटक। ये वाला छूट गया था। तो ब्रह्मगिरी की आपका कावेरी नदी कहां से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। अब ब्रह्मगिरी कहां पे पाया जाता? कर्नाटक। बेगई नदी की बात करें तो बेगई कहां से आ रहा आपका? बरसांडू की पहाड़ी। बेगई कहां से आता? बरसांडू। और ताम्रपर्णी कहां से आता? अगस्तमलाई चोटी से। कहां से आता? अगस्तमलाई चोटी। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा था? भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपका किधर बहने वाली नदी है? पूर्वी घाट। मतलब पूर्वी घाट में जितना नदी बहती है अपना मुहाना कहां पे बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। पूर्वी, यहां से क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि पूछेगा कि पूर्वी घाट में बहने वाली नदी अपना मुहाना कहां पे बनाती है? बंगाल की खाड़ी। जैसे कि इसमें उठा के दे देगा महानदी। महानदी अपना मुहाना कहां बना रही है? बंगाल की खाड़ी। उसी तरह लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मणिपुर, आपका मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा बेली, पेरियार, भरतपुजा और आपका पंबा, ये सब आपका मुहाना कहां पे बनाता? अरब सागर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। चलेंगे, इसमें आपका क्या कह रहा था? आपका गोदावरी के बारे में बात की थी। उसकी लंबाई कितना था? 1465 किलोमीटर। देखेंगे आपका दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा भी किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता? गोदावरी नदी को कहा जाता। बृहद गंगा की बात करेंगे तो बृहद गंगा के नाम से भी किसको जाना जाता? गोदावरी। तो बृहद गंगा के नाम से भी किसको जाना था? गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। इसी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता। अब बृहद गंगा भी किसको कहा जाता? गोदावरी नदी को। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। कितना हुआ था? 15 ना? आएंगे 16 नंबर पे।
ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बिलियर, इसको देख चुके थे ना। यहाँ कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी तट पे पाया जाता है। अब आता है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम। अगर यहाँ पे आपका चर्चा आया तो सारा चीज हम लोग देख लेंगे, कौन कौन राज्य में कौन कौन आपका पाया जाता है। तो सिक्किम पाए तो दो गो आता है। सिक्किम में कौन कौन आता है आपका? नाथुला, नाथुला और दूसरा कौन हो गया आपका? जलेपला। तो नाथुला और जलेपला कहाँ पे पाया जाता है? जलेपला, नाथुला और जलेपला कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बोमडिल्ला, यांगप और दीफू। बोमडिल्ला, यांगप और दीफू कहाँ पे पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला, कौन सा बोले? बोमडिल्ला, बोमडिल्ला, बोमडिल्ला और कौन सा आता आपका? यांगप, यांग्याप। बोमडिल्ला और यांग्याप और कौन सा आता आपका? दीफू। बोमडिला और यांगप और दीफू कहाँ पे पाया जाता? अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में लिपू लेक, कौन सा आता? लिपू लेक। लिपू लेक, माना और नीति। लिपू लेक, माना और कौन सा था? नीति। लिपू लेक, माना और नीति। लिपू लेक, माना और कौन हो जाएगा? नीति। तो लिपू लेक और माना और नीति कहाँ पे पाया जाता? उत्तराखंड में। तो आपका सिक्किम में कौन हो गया? नाथुला और जलेपला। अरुणाचल प्रदेश में कौन हो गया? बोमडिल्ला, यांगप और दीफू। उत्तराखंड में कौन आता? लिपू लेक, माना और कौन हो गया? नीति। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन गो आपका पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश कौन कौन था? शिवकिला, रोहतांग, शिवकिला, रोहतांग, रोहतांग और बारालाचा। कौन सा हो जाएगा? शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पे पाया जाती है आपका? अरुणाचल प्रदेश। एक बार पुनः देखेंगे, सिक्किम में हो गया नाथुला, जलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगप, दीफू। उत्तराखंड में लिपू लेक, माना और कौन हो गया? नीति। अरुणाचल प्रदेश में कौन पाया था? शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा। तो जलेपला दर्रा स्थित कहाँ पे आपका? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था जी? 1975 में। कब हुआ था? 1975। 22वां राज्य बना था। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर? कृष्णा। गंडक, गंडक परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना कौन सी नदी पर है? गंडक पे। गंडक परियोजना किस पे है? गंडक पे। गोदावरी पे कौन सी परियोजना आती है? बाड़ा यात्रा। एक आता बाड़ा लाचा, सॉरी जैकवाड़ी। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ पे पाया जाते? गोदावरी। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ पे पाया जाता? गोदावरी। तो जैकवाड़ी आपका गोदावरी में पाया जाता। गंडक परियोजना गंडके पे पाया जाता। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे पाया जाता? तुंगभद्रे पे पाया जाता। तो तुंगभद्रा, दो को ऑप्शन तो वही है। गंडक परियोजना गंडक पे हो गया। गोदावरी में कौन हो गया आपका? जैकवाड़ी परियोजना। और आपका तुंगभद्रा पे कौन हो गया? तुंगभद्रा परियोजना। और नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी पे है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मुरले राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। कहाँ पे पाया जाता? मिजोरम। तो मुरले राष्ट्रीय बाग आपका किस राज्य में पाया जाता? मिजोरम में पाया जाता। कल पढ़े थे हम लोग, नागालैंड राज्य अधिनियम कब आया था? 1962 में। नागालैंड राज्य अधिनियम कब आया था? 1962। नागालैंड राज्य बना कब था आपका? 1 दिसंबर 1963। नागालैंड राज्य कब बना था? 1 दिसंबर 1963। कल इसी के चारे में आपको पूर्वोत्तर राज्य की भी चर्चा किए थे। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971 में। पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971। और 1972 के तहत 3 राज्य को बनाया गया था। कौन कौन था? मणिपुर, मेघालय और कौन सा था? त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और कौन सा था? त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम कब आया था? 1971, जिसके तहत 1972 में 3 राज्य बनाया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी यूएस की स्थानीय पवन है? मतलब अमेरिका के स्थानीय पवन कौन सा आपका? तो चिनूक है। कौन सा है? चिनूक। तो अमेरिका के स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक। अगर यहाँ पे फ्रांस और मिरिस्टल की बात किया जाए तो दोनों स्पेन और फ्रांस में चलने वाली है। कहाँ पे चलती है? स्पेन और फ्रांस में। हर्मिटन की बात करें जो तो गिनी की खाड़ी में चलता है। हर्मिटन कहाँ पे चलता है? गिनी की खाड़ी। तो हर्मिटन कहाँ पे चलता है? गिनी के तट। पिछले क्लास में बताए थे गिनी के तट में पाया जाने वाला देश कौन सा था? साउटम। कौन सा था? साउटम। तो गिनी के तट पे कौन पाया जाता है? साउटम। और साउटम से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। तो आपका गिनी के तट पर चलने वाली हवाएं कौन सी है? हर्मटन। कौन सी है? हर्मटन। तो यह हर्मटन कहाँ पे चलता है? गिनी की खाड़ी में चलता। और गिनी की खाड़ी में कौन सा महाद्वीपीय देश अफ्रीका का देखे थे? साउटम। कौन सा देखे थे? साउटम। तो अफ्रीका में टोटल आपका महाद्वीपीय देश कितना था? 6। कितना था आपका? 6। टोटल अफ्रीका में 55 देश था, जिसमें 49 गो क्या था? मुख भूमि पे था। और 6 गो क्या था? द्वीपीय देश था। उसी 6 द्वीपीय देश में कौन था आपका? साउटम। साउटम आपका कहाँ पे पड़ता है? गिनी की खाड़ी में। उसी में कौन सा हवाएं चलती है आपके? हर्मटन। और चिनूक आपका कहाँ पे चलता है? अमेरिका में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? चिनूक।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। जैग्रोस पर्वत कहाँ पे पाया जाता? तो ईरान में। जैग्रोस पर्वत कहाँ पे पाया जाता? ईरान में। तो जैग्रोस पर्वत आपका ईरान में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGS के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था? या उत्तराखंड में किया गया? कहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो क्या था? उत्तराखंड। उस समय जिस समय एग्जाम था उस समय का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी को लगभग आयु को दर्शाता है? बताएंगे। आप लोग को बता रहे थे बिलियन और मिलियन में यहाँ पे डिफरेंट करता है। तो बिलियन वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 से 5 बिलियन वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 से 5। तो पृथ्वी की आयु कितना है? 4 से 5 बिलियन वर्ष है आपका। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या? आपका चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या? चंद्रमा। चंद्रमा के हम लोग कितना परसेंट भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं? 57%। कितना परसेंट देख सकते हैं? 57। चंद्रमा पर ही एक आपका पर्वत पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लिम्निटीज पर्वत। चंद्रमा पे कौन सा पर्वत पाया जाता है? लिम्निटीज। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के हम लोग कितना परसेंट भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं? 57% भाग को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग समकाल सम्मिलित है? कोयना प्रोइना आपका कोयना नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कोयना प्रोइना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। शरावती प्रोइना कहाँ पे है? कर्नाटक। तो कोयना प्रोइना कोयना महाराष्ट्र में। शरावती प्रोइना कहाँ पे हो गया? कर्नाटक। वालीमेला प्रोइना कहाँ पे? उड़ीसा। यहाँ पे देखेंगे एक आता इसको तोड़ के पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। सबरी। आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे सबरी मंदिर आपका पाया जाता केरल में पाया। बहुत ही चर्चा रहा था, बहुत विवादित हुआ था। तो सबरीमला आपका मंदिर कहाँ पे पाया जाता? केरल में। बहुत ही आपका ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो सबरीगिरी आपका प्रोइना कहाँ पे पाया जाएगा? केरल राज्य में। कहाँ पे पाया जाएगा? केरल में। तो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते ही आपका क्वेश्चन सही होता। क्या कह रहा है? सबरी। तो सबरीगिरी कहाँ पे हो गया? केरल में। और यहाँ पे ऑप्शन क्या देता? गुजरात। बाकी सबका सही है। कोयना आपका कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। शरावती कहाँ हो गया? कर्नाटक में। वाली मेला प्रोइना कहाँ का हो गया? उड़ीसा। बहुत ही विवादित जगह रहता जी। सबरी मेला बहुत ही चर्चा में बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। करा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसका ग्रह से हटा दिया गया था? कब हटा दिया? 2006 में। प्लूटो को कब हटा दिया गया? 2006 में। अभी हम लोग पढ़े थे 4 गो उपग्रह के बारे में पढ़े थे। चारों उपग्रह का नाम क्या था? पहला का नाम क्या था? चेरॉन सेरस। सेरस। तीसरा कौन था आपका? प्लूटो। और चौथा कौन हो जाएगा? 2003 यूबी 313। यूबी 313। तो हम लोग क्या देखें? आपका 4 उपग्रह कौन हो गया? चेरॉन सेरस प्लूटो 2003 यूबी 313। चेरॉन सेरस प्लूटो 2003 यूबी 313। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्लूटो को ग्रह के दर्जा से कब हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो ये ना नंबरिंग 26 नंबर। अब आ गया आपका राज्य व्यवस्था। सर आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सेट किया गया ताकि आपको परेशानी कम हो। कोई व्यक्ति अगर राज विधान क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति अगर राज विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है या निधान समय में उसे राज विधायिका हेतु निर्वाचित है। यह कितना दिन के अंदर उसको उसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है? 6 महीना। कितना दिन के अंदर? अगर कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है, विधानसभा का सदस्य नहीं भी है तो वह मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन उसको कितना दिन के अंदर मंत्री आपका बनना पड़ेगा? 6 महीना के अंदर में बनना जरूरी है जी। अब आता है उद्देशिका। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। 3 शब्दें जोड़ा गया था। कितना शब्द जोड़ा गया था? 3। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 42वां संविधान 1976। 42वां संविधान 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में। समाजवादी, पथनिरपेक्षता और कौन था? अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका कौन था? अखंडता कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनी संविधान के नाम से किसको जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976। बात करेंगे 1944 के संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाकर कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में। कौन सा भाग में रखा गया? भाग 12 में रखा गया। तो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसको क्या बना गया? कानूनी अधिकार।
कानूनी अधिकार का मतलब हो गया कि जब चाहे सरकार उसकी संपत्ति को ले सकता है, और मौलिक अधिकार में था कि अगर मौलिक अधिकार है तो सरकार उसकी संपत्ति को नहीं ले सकता है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। भाग कौन सा हो जाता? भाग 12 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है? सांसद। भारत में विधि निर्माण निकाय आपका कौन सा? सांसद है। मतलब विधि बनाने की आपका किसको शक्ति मिला हुआ? सांसद को बना हुआ। अगर सांसद की बात किया जाए तो सांसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। संसद के 3 अंग कौन कौन है आपका? लोकसभा। पहला कौन हो गया? लोकसभा। पहला हो गया लोकसभा। दूसरा कौन हो गया? राज्यसभा। दूसरा हो गया राज्यसभा। तीसरा कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। तीसरा कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद कितने सदस्य अंग से मिलकर बना है, तो 3। लोकसभा, राज्यसभा और कौन हो गया? राष्ट्रपति। लोकसभा सांसद के बारे में जानते हैं। सांसद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 79 में, 79 में किया गया। लोकसभा में किस में किया गया? आपका 81 में। लोकसभा का 81 में किया गया और आपका राज्यसभा में 80 में क्या गया? आपका राष्ट्रपति की बात करें तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद का था? 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कौन सा का था? 52। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात किया जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952। वहीं नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को कब किया जाता? 1 जनवरी 2015 को। तो आपका नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पे किया गया था? आपका योजना आयोग। योजना आयोग को अगर पूछा जाए, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 का। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को क्या है? तो एक बार देखेंगे हम लोग क्या क्या देखे। क्या आपका संसद के 3 अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का वर्णन 81 में, राज्यसभा का 80 में, राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है। वहीं देखिए आपका संसद का वर्णन किसमें था? 79 में था। नीति आयोग का गठन कब किया था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? आपका प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952। अब कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं। हाँ, तो नीति आयोग को देखे थे। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। उसके बाद नीति आयोग किसके स्थान पे आता है? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। अब थोड़ा सा हम लोग कार्यपालिका के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखे अभी सरकार के बारे में कि सांसद आपका कितना अंगों से मिलकर बना है? 3 से। उसी तरह अगर बात किया जाए आपका कि आपका सरकार कितने अंगों से चलता है, तो 3 अंगों से। कौन कौन हो जाएगा आपका इसमें? एक हो जाएगा विधायिका। विधायिका विधायिका जो विधि बनाने का काम कौन करता? विधायिका करता। उसके बाद कौन आता? कार्यपालिका। कौन होता है? कार्यपालिका जो विधि आपका विधि को क्या करता? लागू करता। उसके बाद क्या आता? न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन होता है? न्यायपालिका। तो हम लोग देखिए संसद के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हो जाएगा? यहाँ पे भी 3 अंग हो जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद के सरकार की कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। आपसे पूछेगा कि विधि बनाने का काम कौन करता? विधायिका। विधि बनाने का काम कौन करता? विधायिका। उस विधि को लागू करने का काम कौन करता? कार्यपालिका। विधि को लागू करने का काम कौन करता? कार्यपालिका। विधि संविधान संबंध आपका है कि नहीं, उसकी व्याख्या कौन करता? न्यायपालिका। विधि जो बनाया गया है अगर विधायिका के द्वारा वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, उसकी जांच करने का अधिकार किनके पास है? न्यायपालिका, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह आता है। तो चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल कौन सा संविधान आपका? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल कब किया गया था? आपका 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि आपका मूल संविधान में कितना आपका अनुसूची था? अनुसूची कितना था? पहले 8 था। मूल संविधान में अगर बात किया जाए तो मूल संविधान में आपका कितना सूची था? अनुसूची 8। कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची। मूल संविधान में 8 सूची था। उसके बाद आपका कई सूचियां जोड़ा गया, जिसमें पहला 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951। पहला आसिक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बनता है कि आपका संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951। पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया था? 1951। और पहला संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंध रखता? भूमि से। किससे? भूमि सुधार से किससे लगता है? 9वीं। तो भूमि सुधार आपके जोड़ा गया किसमें? 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951।
पर संविधान का प्रथम संशोधन था। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया, दल बदल को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें क्या था आपका दल बदल। उसके बाद आपका 8वीं अनुसूची तो पहले से था, 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषा का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषा। चलिए हम लोग इधर अनुसूची की बात कर रहे हैं तो आपका कितना हुआ 10 हुआ। उसके बाद 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था आपका, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका 1993 में। संशोधन था 1992 लेकिन होता कब है 1993। इसके तहत क्या जोड़ा गया था पंचायती राज, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था आपका पंचायती राज, पंचायती राज जोड़ा गया था। पंचायती राज कौन सा भाग में रखा गया था, भाग 9 में। पंचायती राज को किस में रखा गया था, भाग 9 में रखा गया था। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक 243 से लेकर 243 तो तक था, कहां से था 243 से लेकर 243 तक, या ए से लेकर ओ तक था। इसमें टोटल कितना अनुच्छेद आता आपका 16 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद आता है 16 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद आता है 16 अनुच्छेद। अगर बात करेंगे तो इसको विषय कितना दिया गया था 29 विषय। पंचायती राज को कितना विषय दिया गया 29 विषय। तो हम लोग क्या देखिए आपका 11वां अनुसूची जो जोड़ा गया, 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया था आपका 73 में। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। इसमें कितना अनुच्छेद आ गया 16। कितना आपका दिया गया था विषय 29। उसके बाद 12वां अनुसूची, लास्ट अनुसूची जो अभी तक का आया है, 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आपका क्या जोड़ा गया नगर पालिका। क्या जोड़ा गया था नगर पालिका। नगर पालिका की बात करेंगे तो नगर पालिका आपका कौन सी भाग में आता है 9 के क में। नगर पालिका किस में आता है 9 के क में आता है। इसको कितना विषय दिया गया था आपका 18 विषय। कितना विषय दिया गया था 18 से। इसका अनुच्छेद की बात करेंगे 243 तो से लेकर यो छ तक, 243 तो से लेकर यो छ तक। तो 243 तो से लेकर यो छ तक का वर्णन किसका किया गया नगर पालिका। 5वीं अनुसूची में क्या चीज है प्रशासन के बारे में, SC ST के प्रशासन के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया 5वीं। आज 6ठी में 4 राज्यों का कौन था असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन था मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का चर्चा कहाँ पे किया गया था 6ठी में। और 5वीं में SC ST के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्सर्म है, यह कौन सा निषेध करता है 23। मतलब छोटा बच्चा से आप जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते, कौन सा अनुच्छेद मना करता अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में क्या कहता आपका सॉरी हाँ पहला में था आपका क्या, इसको मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। पहला में क्या था खरीद बिक्री बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, कौन सा अनुच्छेद का था 23। 24 में क्या था आपका 14 वर्ष से छोटे बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं रख सकते। अनुच्छेद 25 क्या कहता आपका किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र, किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या आप स्वतंत्र है। उसके बाद अनुच्छेद 26 की बात करें तो आपको धर्म को चलाने के लिए आप अपने पैसे का क्या कर सकते हैं प्रबंधन कर सकते हैं। एक बार दोनों देख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है जी भाग 3 में है। कहां से लिया गया मौलिक अधिकार को अमेरिका। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया अमेरिका। अमेरिका के मैग्ना कार्टा से। कहां से लिया गया मैग्ना कार्टा। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखे थे पहला, इसमें पहला मौलिक अधिकार कौन सा आता समानता का अधिकार। कौन सा आता समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक था 14 से 18। कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां तक था 14 से 18। उसके बाद दूसरा कौन आता आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक था स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से कहां से तक 22। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। उसके बाद आपका तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक था 23 से 24, ये 22 हो जाएगा 19 से 23 से कहां तक था 24। उसके बाद आपका चौथा कौन हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कहां पे किया गया आपका 25 से 28। कहां से कहां तक किया गया 25 से 28। उसके बाद 5वां में कौन आ जाता आपका अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें दिया गया आपका 29-30 में। कहां से कहां तक है 29 से 30। उसके बाद छठा आपका कौन हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें है 32, जिसको संविधान का आत्मा किसने कहा था जी भीमराव अंबेडकर। किन्होंने कहा था भीमराव अंबेडकर। कौन से अनुच्छेद के बारे में कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था। चलेंगे तो क्या देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी
अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब किया गया था? 1968 में। कब किया गया था? 1968। इसी के तहत आपको पहली बार किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष। तो संसद में प्रथम लोकपाल पेश कब किया जाता? 1968 में किया गया था। 1971 में कौन सा युद्ध हुआ था जी? पाकिस्तान। राज विधायिका में धन विधेयक बात करेंगे। धन विधेयक की चर्चा कौन सा आर्टिकल में आता? अनुच्छेद 110 में। किस में आता? अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक का चर्चा कौन सा आर्टिकल में? अनुच्छेद 110। बताएंगे राज विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल। राज की बात करें तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और वहीं हम संसद में बात करेंगे तो राष्ट्रपति। संसद में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे एक बात बताएंगे कि आपका जो यह धन विधेयक पेश किया जाता है, विधानसभा में किया जाता है या आपका विधान परिषद में किया जाता है? सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? विधानसभा। अगर संसद की बात करेंगे तो लोकसभा में। संसद में सबसे पहले कहाँ होता है? लोकसभा। और इसको अधिक से अधिक आपको राज्यसभा का रोकने का अधिकार कितना दिन तक होता है? 14 दिन। तो वहां पे आपका अगर केंद्र में बात करें तो आपका राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, और आपका राज्य में किसकी अनुमति से होता है? राज्यपाल। बताएंगे राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल में वर्णन है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? 164। कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? 164। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 164। राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 153 में। कहां पे किया गया? 153। अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा में कहां पर कितना होता है? 93। कितना होता है? 93 में होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इसमें कौन हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी आपका जो समिति दिख रहा है यह कहाँ का है? पंचायती राज का। कल ही परसों ना पढ़े थे, फिर आपका डिस्कशन में ही आया था। जीवी राव समिति। जीवी राव समिति कब आया था? 1985 में। जीवी राव समिति कब आया था? 1985। अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आया था? 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आया था? 1986। तो हम लोग क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का रहा कि चुनाव सुधार से था? बाकी तो 3 गो क्या था? पंचायती राज के लिए। और हम लोग कौन समिति पढ़े थे? बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति कब आया था? 1900 कब आया था? उसके बाद कौन आया? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने कितना स्तरीय बनाने के लिए कहा था? 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को कितना स्तरीय बनाने कहा था? 2 स्तरीय। और आपका बलवंत राय ने कितना कहा था? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता ने कितना कहा था? 3 स्तरीय कहा था। जीवी राव समिति ने क्या कहा था 1985 में? इसको जिला परिषद। इन्होंने क्या कहा था कि जिला परिषद को क्या है आपका मजबूत बनाया जाए। उसके बाद एल एन सिंघवी समिति कब आया था? 1986। एल एन सिंघवी समिति ने पंचायती राज के बारे में कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पूछेगा क्वेश्चन कि आपका संवैधानिक दर्जा के बारे में बात किन्होंने किया था? एल एन सिंघवी समिति, जो कब आया था? 1986। पूरा नाम इसका है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसके बाद एक समिति और देखिए तो जो आया था 1988 में। 1988 में कौन सी समिति आया था? पीके थुंगन समिति। कौन सी समिति आया था? पीके थुंगन। तो 1988 में पीके थुंगन समिति आया था। उन्होंने कहा था कि जब तक पंचायती राज को आपका संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता तब तक क्या आपका पंचायती राज सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोग कौन कौन देखे? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अशोक बलवंत राय मेहता 1957 में आ गया। अशोक मेहता समिति 1977 में हो गया। भला अशोक मेहता के बाद कौन आया आपका? जीवी राव समिति 1985 में। उसके बाद एल एन सिंघवी समिति 1986 में। और लास्ट में कौन आता? पीके थुंगन समिति 1988 में आता। इसके अलावा एक अल्टर ऑप्स में कौन था? दिनेश गोस्वामी। किससे संबंध रखता है आपको? चुनाव सुधार से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करें तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया? 93 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 93 में दिया गया। अब बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों में चुना जाता है, या तो लोकसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? तो यह कथन सही है, यह लोकसभा से ही चुना जाता है। दूसरा कह रहा है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करता है, तो यह भी आपका सही है। उसके बाद
जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तो वह अपना मत दे सकता है, ऐसा नहीं है जी। केवल किसको अधिकार है, इसको लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को ही। अगर मत बराबर हो जाए सदन में तो वोट देने का अधिकार किनको होता है, केवल और केवल स्पीकर को होता है, ना कि उपाध्यक्ष उसमें वोटिंग कर सकता है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, राज्यसभा धन विधेयक में कितने दिन तक रोक सकता है, कितना दिन तक रोक सकता है, 14 दिन। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। लोकसभा आपका धन विधेयक को रोक सकता है कितना, 14 दिन। धन विधेयक का परिभाषा हम लोग देखिए, धन विधेयक का आपका चर्चा कौन सा आर्टिकल में, 110। धन विधेयक का चर्चा किसमें किया गया, 110। धन विधेयक की अगर विशेष प्रक्रिया की बात करेंगे तो किसमें किया गया, 109 में। धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया की बात किसमें किया गया, 109 में, अनुच्छेद 109 में किया गया। अब आता है आपका विज्ञान। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो प्रकाश की संरचना की दिशा में दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसकी किसके कारण क्या होता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन। क्या कर रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, दिशा बदल जाती है। यह घटना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता। अगर कोई आपका जल है, जल में आपका रखा हुआ छड़ क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देना, वो भी किसके कारण होता है, अपवर्तन। अब आता दूसरा आता परावर्तन। कोई भी सतह से वहां पर अगर लाइट पड़ रहा है, वह लाइट क्या होता है आपका वहां से रिटर्न हो जाता, उसी रिटर्निंग वाले को क्या कहा जाता, परावर्तन। किसी सतह से जाकर प्रकाश को टकरा कर पुनः लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन। कोई सतह पर प्रकाश पड़ने पर वहां से लौटने वाली घटना को क्या कहा जाता, परावर्तन। क्या कहा जाता, परावर्तन। तीसरा आता परिकर्णन की बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी आपका नीला दिखाई देता, सूर्योदय से पहले सूर्य आपका लाल दिखाई देता, सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता। किसके कारण होता, परिकर्णन के कारण। किसके कारण होता, परिकर्णन। अब बात आता है ध्रुवन। जब हम लोग घटना आपको लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे प्रकाश आपकी कैसी है, अनुधर है कि अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसी तरंग है आपका, अनुप्रस्थ। तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। यह घटना किसके, इसके बारे में कौन बताता है, आपका ध्रुवन सिद्धांत। कौन सा बनाता, ध्रुवन सिद्धांत। अगर पूछा जाए कि आपका ध्वनि में ध्रुवन सिद्धांत होता है तो नहीं होता, ध्रुवन में आपका ध्रुवीय घटना नहीं होता है। तो यह आपको आपका प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसके बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है, ध्रुवन प्रतिपादित करता है। तो हम लोग क्या देखे, कह रहा था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह किसके कारण आपका बदलता हुआ दिखाई देता, अपवर्तन के कारण। रखी भी आपका सिक्का अगर पानी में गिरा हुआ उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। परावर्तन, किसी सतह पर लाइट पड़ने पर वहां से रिटर्निंग जो आता उसी को क्या कहा जाता, परावर्तन कहा जाता। आपका सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय भी लाल दिखाई देना, पृथ्वी का आपका आंतरिक से नीला दिखाई देना, ये सब घटना किसके कारण होता, परिवर्तन, प्राकिरणन के कारण। किसके कारण होता, प्राकिरणन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोग क्लास का अगर रसीद देखे होंगे, आप लोग का जो रसीद करता है उसके नीचे में एक साइन किया जाता है डायमंड 2.42। तो यह क्वेश्चन आप लोग को वहीं से याद हो जाएगा। तो हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है, 2.42। 2.42 कितना होता है, 2.42 होता है। अब आता निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र आपका भाग नहीं है। इसमें आपका अंडाशय है, गर्भाशय है, उसके बाद फ्लोबियन ट्यूब भी आता है। इसमें कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका यह किसमें पाया जाता, पुरुषों में। किसमें पाया जाता, पुरुषों में। तो क्वेश्चन यहां से पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका। क्योंकि शुक्रवाहिका किसमें पाया जाता, पुरुष में। बाकी अंडाशय, गर्भाशय और फ्लोबियन ट्यूब भी किसमें हो गया, महिलाओं में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपका नाग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा, हेलिना के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हेलिना। इसी को कहा जाता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ की संज्ञा किसको दिया जाता है, हेलिना। हेलिना को ही कहा जाता है दागो और भूल जाओ, नाग। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का आपका परिकिरण न्यूनतम होता है जी। किसमें होता है आपका परिकिरण, लाल में होता है। सबसे कम परिकिरण की बात करें तो किसमें होती है, लाल में। और लाल रंग का तरंगधर क्या होता है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अगर तरंगधर की बात किया जाए तो किसका होता, लाल का। तरंगधर सबसे लाल का होता है और आपका परिकिरण सबसे कम किसमें होता, लाल में। उसके बाद सबसे कम आपका तरंगधर किसमें होता, बैगनी में। सबसे कम तरंगधर किसमें होता, बैगनी में। और आपका परिकिरण सबसे ज्यादा किसमें होता है, बैगनी में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय, जो अपना तापमान बढ़ रहा है आपका पृथ्वी का, या तापमान बढ़ने का घटना किसके कारण होता है, CO2 N2O और किसके कारण होता है, जलवाष्प के कारण। CO2 N2 और जलवाष्प के, SO2 का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है जी।
तो हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए आपका नहीं आता है? तो SO2 का इसमें योगदान नहीं होता। CO2 के कारण क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है, N2O के कारण भी बढ़ रहा है, जलवाष्प के भी कारण होता है। इसमें SO2 का कोई भी काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कह रहा है कि निमारी, निमारी एक नस्ल है, किसका नस्ल है? ये गाय का नस्ल है। निमारी किसका नस्ल है? गाय का है। किसका है? गाय का। साहिवाल भी किसका आता है? साहिवाल किसका है? गाय का है। इसी में आप देखेंगे एक आता है आपका रीट आता है, एक आता है लाल सिंधी। लाल सिंधी भी किसका आता है? गाय का। ये सब विदेशी नस्ल है। अगर साहिवाल, रीड और लाल सिंधी पूछा जाए किसका होता है? गाय इसका। उसके बाद अगर आपका बकरी की बात करेंगे तो जमुनिया, जमुना पारी। कौन सा होता है? जमुना पारी। तो जमुना पारी और कौन हो गया आपका? बिट्टल भी आता है। मारवाड़ी, ये सब आपका जमुना पारी, बिट्टल, मारवाड़ी किस में आता है? आपका बकरी में होता है। भैंस का कौन होता है? मुर्रा, मुर्रा, सुरती और आपका जफराबादी। मुर्जा और कौन हो गया? सुरती। मुर्जा, सुरती और कौन हो गया? जफरावादी। ये सब कुछ पूछता है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है आपका नस्ल से। तो भैंस आपका मुर्रा, सुरती और क्या हो गया? जफराबादी। साहिवाल, रीढ़ और लाल सिंधी किसका है? गाय का। जमुना पारी, बीटल और मारवाड़ी किसमें आता है? बकरी में। तो बकरी की नस्ल की बात करें तो जमुना पारी, बीटल, मारवाड़ी किसमें हो गया? बकरी में। गाय का क्या आता है? साहिवाल, रीढ़ और लाल सिंधी होता है। भैंस का क्या होता है? मुर्रा, सुरती और जफराबादी होता है। जफराबादी, जफराबादी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंधे रहता? सहसंयोजी बंधन के द्वारा। किसके द्वारा बंधा रहता? सहसंयोजी बंधन। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ग्रेफाइट का प्रयोग सेनहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता? तो सेनहक के रूप में। तो सेनहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक धातु है कि अधातु है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी या क्या आपका मुलायम है? ग्रेफाइट आपका अधातु होते भी क्या आपका मुलायम है। तो ग्रेफाइट क्या आपका अधातु है। उसके बाद यह किसके रूप में काम आता है? सेनहक रूप में। किस रूप में काम आता है? सेनहक के रूप में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? हम लोग जब बायो पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे, सबसे पहले बताएंगे सीरा के बारे में। तो सीरा की चर्चा करेंगे। सीरा और कौन था आपका? एक आता है धमनी। सीरा और कौन था? धमनी। अब बताएंगे सीरा में शुद्ध रक्त चलता है कि अशुद्ध रक्त चलता है? अशुद्ध रक्त चलता है। क्या चलता है? अशुद्ध रक्त। अरे सीधे सीधे याद रखना है, हमारे माइंड में निगेटिव ये बात चलता है। तो सीरा में क्या हो गया? अशुद्ध रक्त। क्या चलता है? अशुद्ध। तो सीरा में क्या आ गया? अशुद्ध रक्त। आपका शुद्ध रक्त किस में चलता है? धमनी में। शुद्ध रक्त किस में चलता है? धमनी में। शुद्ध रक्त चलता है आपका धमनी में। हाँ जी, एक सेकंड रुकिए ना आपका हो जाएगा। तो अशुद्ध रक्त आपका सीरा में क्या चलता? अशुद्ध रक्त चलता। धमनी में क्या चलता? आपका शुद्ध रक्त चलता। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग अपवाद में देखे थे। अपवाद में अगर बात किया जाए तो फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में कैसी रक्त चलता है? शुद्ध रक्त। फुसफुस धमनी में कैसी रक्त चलती है? देखिए धमनी में क्या चल रहा है? शुद्ध रक्त। धमनी में कैसी रक्त चल रहा है? शुद्ध रक्त। तो फुसफुस धमनी में क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। फुसफुस धमनी में क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित है? मतलब क्या ले जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसको ले जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाला कौन हो गया? फुसफुस धमनी। क्योंकि फुसफुस धमनी क्या था? यह शुद्ध अशुद्ध रक्त को ले जाता। धमनी तो शुद्ध रक्त को ले जाता, लेकिन फुसफुस धमनी किसको ले जाता? अशुद्ध रक्त, क्योंकि यह अपवाद में आता। उसी तरह हम लोग सीरा में देखे थे क्या? अशुद्ध रक्त। अब फुसफुस सीरा कहेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त। फुसफुस सीरा कहेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त। उसी तरह अपवाद में धमनी में शुद्ध रक्त चलता है, लेकिन फुसफुस धमनी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त हो जाता। वही कह रहा था कि ऑक्सीजन रहित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने वाला कौन होता? फुसफुस धमनी होता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता?
संघनन, हम लोग का जो देखे होंगे वर्षा जो आपका होता, वर्षा किस घटना के कारण होता? संघनन के कारण। क्या होता है? जलवाष्प क्या होता है आपका? ऊपर जाता है और वहां पे संगठित होने के बाद जब उसका तापमान कब होता है तो क्या करता है? वह बारिश होता है। तो यह घटना किसके कारण होता है? संघनन के कारण। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? संघनन। अब आता है उद्वारपातन। उद्वारपातन किसको किसमें बदलता है जी? ठोस से सीधा किस में चला जाता है? यह गैस में। तो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता? उद्वारपातन। एक आता है वाष्पीकरण, आपका द्रव से गैस में, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता? वाष्पीकरण। वेपिराइजेशन जैसे देखेंगे आप लोग, पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? भाप बनकर उड़ता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? वेपिराइजेशन अर्थात क्या कहता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। तो उद्वारपातन में क्या होता है? ठोस से सीधे किस में होता है? गैस में आता है, या कुछ नहीं यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या आता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव से सीधा गैस में। और उसका संग्रहण तो जान गए, संग्रहण क्या करता है? वाष्प को ठोस में बदलता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46। आहारनाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता? सिरोसा। आहारनाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता? सिरोसा। और अंदरूनी परत की बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाता? म्यूकुसो। क्या कहा जाता? म्यूकुसो। तो अंदरूनी, अंदरूनी बात की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? म्यूकोसो। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। हम लोग क्या देखें यहाँ पे? आहारनाल। आहारनाल की सबसे बड़ी प्रक्रिया, आहारनाल की जानते हैं, आहारनाल की शुरुआत कहाँ से होता? मुख से। आहारनाल की शुरुआत कहाँ से? मुख से होता और जाके आपकी बड़ी आंत में समाप्त हो जाता है। तो आहारनाल की सबसे बड़ी प्रक्रिया, आहारनाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता? सिरोसो कहा जाता। और अंदरूनी को क्या कहा जाता? म्यूकोसो। क्या कहा जाता? म्यूकोसो। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि में से वृद्धि हार्मोन निकलता है? कहां से? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग से आपका वृद्धि हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि। यहाँ से कई प्रकार के हार्मोन के हम लोग बारे में पढ़े थे। एलटीएच हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से ही निकलता। और कई सारा था आपका एलटीएच हार्मोन भी था, एडीएच हार्मोन, ये सब कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। वहीं बात करेंगे थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पे अवस्थित होता है? गला में। कहाँ पे अवस्थित होता है? गला में होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा फल का प्रजनन अंग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बायदल पुंज। कौन सा हो जाएगा? बायदल पुंज। तो इसमें फल का आपका प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? बायदल पुंज। बाकी आपका इसमें बात किया जाए वर्तिका और वर्तिग्रा। वर्तिका और वर्तिग्रा की बात करें जाए तो यह मादा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मादा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि पुष्प का मादा पार्ट में स्टाइल और स्टिग्मा, तो वर्तिका और वर्तिग्रा किसका हो गया आपका? यह मादा पार्ट। और वहीं पुमांग की बात किया जाए तो पुमांग आपका कैसी पार्ट है? नर पार्ट, सॉरी नर पार्ट। कैसा पार्ट है? नर पार्ट। तो पुष्प का पुमांग कैसा पार्ट है? नर पार्ट आपका वर्तिका और वर्तिग्रा। और जयांग की बात करेंगे तो कैसा पार्ट हो जाएगा? यह मादा। जयांग कैसा पार्ट हो जाएगा? मादा। जयांग कैसा हो जाएगा? मादा। तो पुष्प का जयांग पार्ट कैसा पार्ट है? मादा पार्ट है। और पुमांग कैसे पार्ट है आपका? नर पार्ट है। वहीं वर्तिका और वर्तिग्रा भी कैसा पार्ट है? मादा पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल प्रजनन का अंग वर्तिका नहीं है? तो आपका कौन है? बायदल पुंज है। प्रकोष्ठ वहां आपका परागण जो होता है वही इसके बारे में बतलाया गया है। विद्युत मीटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर किसको किसमें बदल देता है? यांत्रिक को। डायनमो की बात किया जाए तो डायनमो किसको किसमें बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में। और रासायनिक को विद्युत में कौन बदलता है? बैटरी। कौन बदलता है? बैटरी। तो यहां से क्या पूछ रहा है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 51। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब शॉर्ट सर्किट जो देखे होंगे, जो फ्यूज लगाया जाता है घरों में, वह किस लिए लगाया जाता है? शॉर्ट सर्किट के लिए, कम करने के लिए। क्योंकि वहां पे ज्यादा वोल्टेज आने के बाद क्या होता है? फ्यूज आपका उड़ जाता है। तो लघु परिपथ में क्या होता है? आपका वोल्टेज ज्यादा बढ़ने के कारण तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे परिपथ विद्युत धारा। तो इसी के कारण क्या होता है? आपका लघु पतन, आपका शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर वही है आपका। जब गर्म पानी में सोते सोते हॉट स्प्रिंग का आपका इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न क्या कहलाता है आपका? भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहलाता है आपका? भू उष्मीय ऊर्जा। अब आ गया मैथ। क्या कह रहा था? एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके मूल्य का 20% से अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस AB/100। तो इसमें लगाएंगे, क्या कर रहा है? 20% का उसको क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है ना।
तो प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस 10%, 10% का क्या कह रहा है, छूट कह रहा है, तो माइनस 10% अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू 10/100, 0 0 कट जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 प्लस 2, ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस होगा, तो कितना हो गया 20 माइनस 12, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8%, कितना परसेंट होगा 8%, तो आंसर क्या हो जाएगा ओ नंबर। तो आपका ए में क्या दिया था, आपका 20% लाभ अधिक किया गया था, 10% क्या आया था हानि, तो ये भी फॉर्मूला पर इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। 52, एक दुकानदार अपने 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता। टोटल इसको क्या देखिए, 144 कुर्सी को बेच रहा है और 6 को क्या क्या हो रहा हानि, टोटल इसका सीपी क्या था 144, जितना हानि हो रहा है तो इसका मतलब क्या, उसका सीपी था, क्रय मूल्य था, टोटल उसका क्रय मूल्य कितना था 150, और इसी 150 में उसको कितना का हानि रहा है 6 का हानि हो रहा है, तो 6/150 इंटू क्या कर देंगे 100, कटा देंगे, कितना आ रहा है 4% आ रहा है, कितना आ जाएगा 4%। तो कह रहा था कि 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी का क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, मतलब हानि जो हो रहा है उसका मतलब टोटल सीपी है, टोटल सीपी हो गया 150, और कितना का हानि हो रहा है 6 का, तो 6/150 गुना 100 कर देंगे तो 4%, ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाते तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना करना है। इसको फॉर्मूला क्या होता है जी बताएंगे, अमाउंट बराबर यही होता है ना, अमाउंट आपका मिश्रधन कितना दिया हुआ है 20,000, मिश्रधन कितना दिया है 20,000, पी का मान कितना है 5,000, ये तो एक ही रहने देते हैं, आर मेरे पास नहीं है, आर को ही निकालना है, एन का मान कितना दिया है 4, अब 20/5 कर देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ समझ आएंगे, 20,000 लिखिए देते हैं, 20,000/5,000 अब बराबर 1 + r/100, 4, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 बराबर 1 + r/10⁻100⁻4। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, रूट पे 4 आ जाएगा, 1 + r/100 कितना आता है इसका मान 1.4142 बराबर 1 + r/100, क्या आपका रूट का मान आएगा, इसको 1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा r/100, तो 0.1.42 बराबर क्या हो जाएगा r/100। अब r बराबर कितना परसेंटेज आ जाएगा 41.4। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला पे देखिए, आपका मिश्रधन 20,000 दिया हुआ था, मूलधन 5,000 दिया था, 1 + r आपका r का मान निकालने का रहा था, 4 के पावर 4 पे किया तो 4 का मान कितना होता है 1.4142 आता है, तो आपका r का मान क्या हुआ 41.40, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी नंबर। 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें कि पानी के साथ 20% अल्कोहल या 10 लीटर पानी और मिला दिया गया, टोटल आपका मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण आपका कितना दिया 50, इसी 50 में से 20% क्या है अल्कोहल है, तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 क्या हो गया अल्कोहल है, 10 क्या आपका अल्कोहल, तो वाटर आपका कितना होगा 40, वाटर कितना हो जाएगा आपका 40, तो अल्कोहल 10 है, वाटर कितना हो गया 40, और आपका ऐड क्या हो रहा है आपका पानी हो रहा है, तो किस में ऐड हो जाएगा 40 में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया टोटल 50, वाटर कितना हो गया 50, अल्कोहल तो वही है, और पूछा आपसे क्या है अल्कोहल का ही सांद्रता पूछा है, तो अल्कोहल कितना है 10, टोटल कितना हो गया 50 और 10 60, 50 10 60 इंटू कितना कर देंगे 100, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 16.2/3। क्या देखे हम लोग क्या था 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल था, 50 का 20% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, उसमें 40% आपका वाटर हो गया, 10 लीटर और वाटर मिला रहा था, तो वाटर की संख्या 50, टोटल अल्कोहल मेरे पास 60 हो गया, उसी में आपका 10 लीटर अल्कोहल था, तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाएगा 16.2/3। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति क्या होता है आपका स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा क्या होता है टाइम, डिस्टेंस आपका कितना दिया है 250 और टाइम कितना आपका 12 सेकंड, लेकिन ये आपका सेकंड और मिनट में दिया हुआ है ना, इसको मीटर आप किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 है,
इसको आपका किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, कटाएंगे तो कितना आ रहा है जी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। कितना आ रहा है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। चलिए, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर आपका बिहार में नहीं है? तो मुजफ्फरपुर में है। बरौनी आपका बेगूसराय के पास पड़ता है, बरौनी हो गया। उसके बाद औरैया नहीं है। कौन सा नहीं है? औरैया। कहलगांव कहाँ पे पड़ता है आपका? भागलपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ज्यादा नहीं 5 मिनट लगेगा। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। काकोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ है? नवादा में। काकोला जलप्रपात कहाँ पे? नवादा। मतलब काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही बात है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित, यह भी सही है। बिहार का करकंडा कुंड भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता है। वीरता एक जैन मंदिर है, यह इसमें आपका क्या है? टोटल सही है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए दिया गया था? बिहार के लिए। किसके दिया गया था? बिहार के लिए। अब आता विविध। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था? किन्होंने कर दिया था? कजाकिस्तान ने। किन्होंने कर दिया था? कजाकिस्तान। तो अपना निम्नलिखित में से किन्होंने अपना राजधानी नूर सुल्तान कर दिया था? कजाकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है जी? दुशानवे किसका राजधानी है? आएंगे। नमस्ते। नमस्ते सालोम पत्रिका किस देश के माध्यम से संबंध पर आधारित था? यह था भारत और इजराइल। किसके बीच है? भारत और इजराइल। नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के बीच में संबंध रखता है? भारत और इजराइल के बीच है। जीडीकेपी घरे ज्ञान का उत्पाद, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के लिए किसको खोज करता था? आपका उम्बेटो सुल्पासो। कौन था? उम्बेटो सुल्पासो। अब विविध है तो विविध में क्या देखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा जारी किया था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया था? विश्व आर्थिक। तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा जारी किया था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित आता है? इसमें बताएंगे कौन सा आता है? सिल्वर मछली। कौन सा मछली आ जाएगा? सिल्वर मछली। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है आपका? केरल से नहीं है, मतलब केरल से नहीं है। कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु। एक बार पुनः इसको रिपीट कर देंगे। हम लोग सबसे पहले कौन सा देखे थे? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। दूसरा कौन सा पढ़े थे? कथक। कौन सा था? कथक। तीसरा कौन सा था? कथकली। कौन सा था? कथकली। चौथा कौन सा था? कुचिपुड़ी। कौन सा था? कुचिपुड़ी। पांचवा कौन सा था? मोहिनी अट्टम। कौन सा था? मोहिनी अट्टम। छठा कौन सा था? मणिपुरी। सातवां कौन सा था? ओडिया। ओडिया। आठवां कौन सा था? सतरिया। कौन सा था? सतरिया। और नौवां एक कौन पढ़े थे? छाऊ। कौन सा था? छाऊ। तो हम लोग देखे थे भारतनाट्यम कहाँ पे पाया जाता है आपका? तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ पता? तमिलनाडु। कथक कहाँ का था आपका? केरल। कथक कहाँ हो गया? उत्तर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। कथक कहाँ हो जाएगा? उत्तर भारत। कथकली था आपका केरल। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ का था? केरल। मणिपुरी आपका पूर्वोत्तर भारत। मणिपुरी कहाँ का? पूर्वोत्तर भारत। उड़िया कहाँ का था? उड़ीसा का। और सतरिया कहाँ का? असम। सतरिया कहाँ का था? असम। छाव भी कहाँ पे हो जाएगा आपका? उत्तरी भारत का हो जाएगा। उदयपुर वन्य विहार स्थित कहाँ पे आपका? बिहार में। अरे राजस्थान। उदयपुर आपका राजस्थान जगह पे पड़ता है। तो उदयपुर वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे आपका? बिहार में। यह जगह भले है आपका राजस्थान में, लेकिन आपका यह वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? केरबा। केरबा आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। केरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। केरबा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। वहीं पे आपका रामगुंडम की बात करें तो रामगुंडम तेलंगाना में पाया जाता है। रामगुंडम कहाँ पे पाया जाता? तेलंगाना। रामगुंडम कहाँ का? तेलंगाना। तलचर की बात करें तो यह उड़ीसा में। तलचर कहाँ पे पड़ता? उड़ीसा। तलचर कहाँ पे? उड़ीसा। तो इसमें सही कौन सा आपका? कवास। कवास कहाँ पाया था? गुजरात में। क्या क्या देखें? केरबा कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़। रामकुंडम कहाँ पे हो गया? तेलंगाना।
तलचर कहाँ का, उड़ीसा। उसके बाद कवास कहाँ का, गुजरात का। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब अगला क्लास में मिलते हैं, क्या बोल।